अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये हम लोगों ने शुरू किया हुआ था। आज इसका लेक्चर नंबर 8 है और आपने इस तरह से करना है, जो लेक्चर नंबर 5, 6, 7 और 8 इनको ना एक साथ स्टडी करना है, एक साथ इन सारों को सुनना है। अब उसकी वजह यह है कि जैसे हमारे पास ये टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब बाकी अगर आप पिछले 3-4 लेक्चर सुनोगे ना, तो उसमें भी टॉपिक ऑलमोस्ट यही है। जैसे कि लेक्चर नंबर 7 में अगर आप देखो ना, बाकी ये टॉपिक 100% सेम है। जस्ट यहाँ कॉपर की जगह जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किए थे वो प्लेटिनियम के बने हुए थे। मींस के ये जो रॉड है, ये भी रॉड है, ये प्लेटिनियम का बना हुआ था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो सिंपली ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर आप इम्प्योर कॉपर को प्योर बना सकते हो। अब और कितने परसेंट प्योर बना सकते हो? ऑलमोस्ट 100%। तो इसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इसको हम यहाँ डायग्राम की हेल्प से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर यही पॉइंट हम साथ साथ रीड करेंगे और वही बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें यहाँ मैंने लिख दी है। तो इसीलिए पेपर ये इसलिए इस तरीके से लिखी है कि आपने भी पेपर के अंदर अगर ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो, और पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना भी मेरे ख्याल में आसान है। अगर आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करोगे तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो पॉइंट्स की फॉर्म में, बड़ा आसानी से इसको याद किया जा सकता है। तो सिंपली मेरे पास एक सेल है, एक वेसल है, जिसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। उसका एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है। अब आपको ये बात तो पता है कि कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, तो जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Cu+2 आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी और SO4-2 सल्फेट आयन एंड कॉपर आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस सॉल्यूशन के अंदर। और उसके बाद आपने फ्यू ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप आप ऐड करोगे H2SO4 के। अब जो H2SO4 हम इस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करते हैं, वो क्यों ऐड करते हैं? एक तो उससे फायदा ये होता है कि अगर ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयंस की मूवमेंट में वो हेल्प करता है, करंट को अच्छे से पास होने में हेल्प करता है। इस वजह से आप फ्यू ड्रॉप्स किसके ऐड करते हो, H2SO4 के। आसान अल्फाज में H2SO4 हेल्प करता है कॉपर आयंस को मूव करने में एनोड की तरह। एनोड ये जो एनोड है उससे सॉल्यूशन में आने में, जब ये सॉल्यूशन में आता है तो सॉल्यूशन से कैथोड की तरफ जाने में H2SO4 काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को भी ये इनहांस करता है। इस वजह से कॉपर आयन इजिली कैथोड पे जाके अटैच हो सकते हैं। इसलिए फ्यू ड्रॉप्स आपने सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो आपके पास एनोड है, जिसको आप ओवरऑल इलेक्ट्रोड कह रहे हो, ये एनोड मेरे पास बना हुआ है इम्प्योर कॉपर का। इम्प्योर कॉपर का मतलब ये है कि मेरे पास कॉपर मेटल है जिसको हमने जमीन से निकाला हुआ है या कि पहाड़ों से निकाला हुआ है, मींस के माइनिंग से निकाला हुआ है। तो माइनिंग से जब आप किसी भी मेटल को माइन करके निकालते हो तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसमें सम इम्प्योरिटीज होती हैं। सपोज दैट मैंने 1-2 इम्प्योरिटीज लिखी हैं, जैसे उसमें इम्प्योरिटीज सिल्वर है, जिंक है, आयरन है, ये इम्प्योरिटीज हैं। इम्प्योरिटीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमने माइनिंग करके कॉपर वहां से निकाला तो उसमें ज्यादा परसेंट कॉपर की मौजूद है, 1-2% या 8-10% जो है वो हमारे पास इम्प्योरिटीज है। या इवन जो ओर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ओर्स में जनरली कई बुक्स में मैंने पढ़ा है कि 60% मेटल होती है, बाकी 40% जो है वो इम्प्योरिटीज होती है, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं है। तो आप ऐसे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो ओर ऑफ कॉपर है, इसमें 60% आपके पास कॉपर है और 40% इम्प्योरिटीज है, जैसे कि ये, इसके अलावा भी हो सकती है। अब ये इम्प्योरिटीज को हमने अलग करना है। ये आपका एनोड किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का, ओर का बना हुआ है। ओर्स क्या होते हैं, नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स होते हैं किसके, किसी भी मेटल के। यहां मैं ओर ऑफ कॉपर कह रहा हूं तो इट्स मीन कि ये कॉपर का इम्प्योर कोई कंपाउंड है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी है। ये जो एनोड है, जब आप ये पूरा सर्किट कंप्लीट करते हो तो एनोड किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का। तो इम्प्योर कॉपर में से कॉपर आयन, कॉपर ये जो रॉड है इसमें कॉपर इस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, Cu, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। किस फॉर्म में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में कॉपर एनोड के अंदर मौजूद है। जब आप ये पूरा सेटअप लगाओगे
मींस कि बैटरी लगाओगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कॉपर जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये कॉपर आयन बनेगा और ये कॉपर आयन किस में आ जाएगा? सोल्यूशन के अंदर। पहले हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में था रॉड, और जब ये कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कॉपर आयन में चेंज हुआ, लेकिन कॉपर आयन किसके अंदर चले गए? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो कॉपर ने लूज किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रेवल करते करते कहां आ जाएंगे? कैथोड के ऊपर। अब ये जो कॉपर आयन ये वाले, या जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया उसके अंदर कॉपर आयन मौजूद थे, ये सारे ट्रेवल करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के पास है इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे सॉल्यूशन में से कॉपर आयन डिपॉजिट हो जाएंगे, मींस के अटैच हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। और जो कैथोड है वो पहले से ज्यादा उसका मैस होता जाएगा, वो ज्यादा एक्सपैंड होता जाएगा। और इसी के साथ क्योंकि कॉपर आपके पास सॉलिड फॉर्म में यहां था और इसमें जो इंप्योरिटी थी वो यहां नीचे सेटल डाउन होगी। और सेटल डाउन इंप्योरिटीज क्यों होती है? क्योंकि जैसे मैं यहां कह रहा हूं कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, तो इंप्योरिटीज क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुई? जैसे जिंक है, आयरन है, ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुए? सिल्वर तो खैर है ही लेस रिएक्टिव, वो तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। तो जिंक और आयरन क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होते? तो इसमें आपने ये ध्यान रखना, ये बुक में बात नहीं लिखी, इसलिए इस पे जरा फोकस करना है। क्योंकि जिंक और आयरन जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं होते? वो इसलिए यहां जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया होता है ना, वो इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि कॉपर आयन सिर्फ ऑक्सीडाइज हो। एक ये बात, और दूसरा जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, ये इसमें ज्यादा पोर्शन किसका है? कॉपर का। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और इम्प्योरिटीज बहुत कम है। और दूसरा जो कम इम्प्योरिटीज है वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज इस वजह से नहीं होगी क्योंकि आपने जो यहाँ पोटेंशियल सेट किया होता है, जो वोल्टेज सेट किया होता है, वो इस तरह से होता है कि सिर्फ कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है कॉपर आयन के अंदर। तो जैसे मैंने बताया ये कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होगा, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते करते कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे सारे कॉपर आयन डिपॉजिट होंगे और मैस बढ़ता जाएगा कैथोड का। और यही वाला रिएक्शन इसके बिल्कुल उल्टा आपने कर देना। यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है वो यहां जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये किस फॉर्म में चले गए? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर आप नोट करो यहां इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ओवरऑल ये जो सेल है हमारे पास, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं। और यहां अगर आप देखो ये इसका मैस कम होता जाएगा, मींस के एक टाइम आएगा ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एनोड खत्म हो जाएगा और जो कैथोड है वो हमारा उसका मैस बढ़ता जाएगा। अब ये सारी बातें मैंने यहां डिस्कस की है। क्या किस तरह से इसको लिखना है? जैसे मैंने लिखा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, मींस के जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो कॉपर एनोड इज कंज्यूम्ड। ये जो कॉपर का बना हुआ एनोड है, किस कॉपर का? इम्प्योर कॉपर का। ये बना हुआ कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम क्यों होगा? मैंने बताया कि कॉपर सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में आएगा? आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर आएगा। इम्प्योरिटीज जो है वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। फिर मैंने लिखा कॉपर आयंस फॉर्म्ड, ये जो एनोड है उससे कॉपर आयन की फॉर्मेशन होगी। और फिर लिखा हुआ व्हेन इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज, कब? जब ये इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो कॉपर आयन की फॉर्मेशन होगी। और कहां पे? एट एनोड। दिस कॉपर आयन मूव इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, यहां से वो डी अटैच हुए और किसके अंदर एंटर हो गए? सोल्यूशन के अंदर। ये मैंने एरो से शो भी किया कि ये सोल्यूशन के अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर लिखा था इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा इंप्योरिटीज इसमें से खत्म हो जाएंगी। इंप्योरिटीज जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे कौन कौन सी इंप्योरिटीज है? जिंक है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड, इवन बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। फिर है इम्प्योर कॉपर एक्ट एज अ एनोड। ये जो इम्प्योर कॉपर था वो कैसे काम कर रहा था? एनोड। और एंड प्योर कॉपर एक्ट एज अ कैथोड। इम्प्योर कॉपर एनोड के तौर पे और जो प्योर कॉपर है वो कैथोड के तौर पे। ये हमारे पास जो सॉलिड कॉपर है ये बेसिकली ये पहले किसका बना हुआ था? ये प्योर कॉपर का। इसके ऊपर जाके फर्दर कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास जो कैथोड है ये प्योर कॉपर का बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट कंटेनिंग H2SO4 इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने बताया ये आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स लिटिल अमाउंट H2SO4 की यूज करनी है। वो मैंने बताया क्यों यूज करते हैं, ताकि करंट अच्छे से पास हो और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस सही तरीके से हो जाए और फर्दर ये आयंस को मूव करने में भी हेल्प करेगा। फिर मैंने लिखा हुआ कैट आइन, जो कि हमारे पास कॉपर आइन है, मूव टुवर्ड कैथोड। जो कॉपर आइन है ये कहां मूव करेंगे? कैथोड की तरफ।
एंड रिड्यूस एट कैथोड, और कैथोड पे जाके उनकी रिडक्शन होगी। रिड्यूस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गेन करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल करते करते एक्सटर्नल सर्किट से ट्रैवल करते करते कैथोड पे यहां पे आके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मींस के ये रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस एट कैथोड एंड डिपॉजिट एट कैथोड, और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ मैंने इंप्योरिटीज लाइक जिंक, सिल्वर, आयरन फॉल टू द बॉटम ऑफ द सेल, जो सेल का बॉटम है। और इवन आप ये भी लिख सकते हो एनोड के नीचे सारी इंप्योरिटीज जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। अब इसमें एक और बात के एक आखिरी पॉइंट है कि जो इससे हमें कॉपर मिलेगा वो ऑलमोस्ट 99.5% प्योर होता है, और कई बुक्स में इसको 100% भी लिखा हुआ कि इस मेथड से, किस मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, और साथ जो आपने ये इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो किसके यूज किए हैं, कॉपर के। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो आप कॉपर, इम्प्योर कॉपर को प्योर करते हो, वो कॉपर कितने परसेंट प्योर हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% प्योर हो जाता है। इसलिए ये आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां से एमसीक्यूज भी बन सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट से आप कितने परसेंट प्योर कॉपर बना सकते हो। तो आपकी बुक में जो वैल्यू मेंशन है वो 99.5% है, इवन कई बुक्स में 100% भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज तो सारी सेटल डाउन हो जाएगी, ओनली कॉपर वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में जो हमने लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8 पढ़ा, ये जो आज 8 है, इन सारों में से अगर मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो ये वाला टॉपिक है। इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है।